एक ऐसा इंसान जिसने भगवान तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक ऐसा नेता जिन्होंने ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था को सीधे ललकारा। वो कहते थे इंसान की आज़ादी का रास्ता मंदिर के दरवाजे से नहीं बल्कि तर्क और विवेक से होकर जाता है। उन्होंने धर्म को चुनौती दी, पितृसत्ता को तोड़ा और समाज के ठेकेदारों को आईना दिखा दिया। लेकिन क्या सच में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार सिर्फ नास्तिक थे या फिर सबसे बड़े रेशनलिस्ट जिनके बिना शूद्रों, अंतर्जों और महिलाओं की आज़ादी अधूरी मानी जाती? दोस्तों सोच कर देखिए, जब हम 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत की बात करते हैं तो ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरे जोश में चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ समाज के अंदर जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड इतने गहरे थे कि आज़ादी का मतलब भी सबके लिए बराबर नहीं था, क्योंकि दलितों और शूद्रों को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखा गया। ब्राह्मणवाद इतना मजबूत था कि नीचे की जातियों के लोग इंसान से ज्यादा जानवर समझे जाते रहे। ऐसे वक्त में एक इंसान सामने आया, नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। उनके विचार ही नहीं बल्कि उनका आचरण भी इतना क्रांतिकारी था कि धीरे धीरे लोग उन्हें पेरियार कहने लगे, जिसका अर्थ है सम्मानित बुजुर्ग। वे सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े बल्कि उन्होंने समाज के उन ढांचों को तोड़ने की शुरुआत की जो इंसान को इंसान से अलग करते थे। इन्होंने कहा अगर इंसान को बराबरी चाहिए तो पहले अंधविश्वास और जाति की बेड़ियों को तोड़ना होगा। पेरियार का जीवन एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने तर्क, विवेक और साहस से पूरे समाज को आईना दिखा दिया। तो आइए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर ईवी रामास्वामी नायकर कैसे पेरियार बने और उनके विचारों ने कैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जड़ों को हिलाकर रख दिया। दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बटूर क्षेत्र का हिस्सा था। पिता वेंकट नायकर एक लोकप्रिय व्यापारी और उनकी मां चिन्ना थयम्मल एक हाउसवाइफ थी। घर पर पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि परिवार बिजनेस में था, जिससे रामास्वामी को बचपन आराम से गुजर सकता था। लेकिन उनकी जिंदगी का रास्ता आराम से नहीं, संघर्ष से होकर गुजरा। बचपन में उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए कॉन्वेंट स्कूल में भेजा गया, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ वो उनकी सोच पर गहरा असर छोड़ गया, क्योंकि स्कूल में सिर्फ इसलिए कि वो उच्च वर्ण के नहीं थे उनके साथ भेदभाव हुआ। कई बार तो उनके लंच बॉक्स तक को फेंक दिया जाता। शिक्षा का माहौल सबके लिए बराबर नहीं था। ऐसे व्यवहारों को देखते हुए रामास्वामी का मन पढ़ाई से हट गया और उन्होंने 10 साल की उम्र के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन असली शिक्षा उनकी यहाँ से शुरू हुई, वो शिक्षा जो किताबों से नहीं समाज की कड़वी सच्चाइयों से मिली। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया। पैसे भी कमाए, सम्मान भी मिला। लेकिन दोस्तों सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, पैसे, इज्जत, व्यापार, फिर भी उसके दिल में बगावत क्यों उठी? इसका जवाब है उनका अनुभव। पेरियार सिर्फ सोचते नहीं थे बल्कि उन परिस्थितियों को जी कर भी दिखाते थे, और यहीं से उनके अंदर जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड के खिलाफ आग जलने लगी। दोस्तों 20वीं सदी की शुरुआत का वक्त था। देश में आजादी की लड़ाइयां तेज हो रही थी और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी मानी जा रही थी जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसी समय 1918 को पेरियार ईरोड नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। इन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, स्पेशली पेयजल योजना को। तब उनकी मित्रता सी राजागोपालाचारी से हुई। इसी मित्रता की वजह से सी राजगोपालाचारी ने पेरियार पर कांग्रेस में शामिल होने का दबाव डाला कि महात्मा गांधी की लीडरशिप वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाओ। एंड में पेरियार कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और 1920 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जमकर पार्टिसिपेट किए। इतना ही नहीं, गांधी के आह्वान पर उन्होंने सभी 29 पब्लिक पोजीशन से रिजाइन दे देते हैं। यहाँ तक अपने फैमिली बिजनेस को भी बंद कर दिए।
जो सालाना 20,000 रुपए आय दे रहा था। यह वह समय था जब गोल्ड कॉइन का रेट 10 रुपए से अधिक नहीं था। उसी समय इरोड में पहली बार लगे धारा 144 को उल्लंघन करते हैं और दुकानों के बाहर धरना देने के कारण उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पेरियार गांधी जी से काफी इंस्पायर होते हैं, उनके हर मूवमेंट में संघर्ष करते हैं और उनके हर शब्द का पालन करने लगते हैं। एक ऐसा ही वाकया हुआ जब गांधी जी की ओर से खादी के कपड़े पहनने का निर्देश जारी हुआ। पेरियार ने तत्काल अपने महंगे विदेशी वस्त्र त्याग दिए। इससे ये होता है कि 1922 तक आते आते पेरियार को तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना दिया जाता है। उन्होंने प्रांतीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करते हैं, द्रविड़ लोगों के सभी अस्पृश्यों को पूजा अर्चना की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जातिवादियों ने इस प्रस्ताव को पारित करने पर आपत्ति जताई। तब पेरियार को समझ आया कि कांग्रेस की अंदरूनी तस्वीर भी उतनी साफ नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। दलित और पिछड़ी जातियों के लिए पार्टी के भीतर बराबरी का व्यवहार नहीं था, यहाँ भी वही ऊंच नीच जातिवाद दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इसी दौरान एक घटना ने पेरियार को भीतर तक हिला दिया। इस घटना को जानने के लिए हमें हिस्ट्री के रिवर्स में जाना होगा। सन 1904 के समय में जब पेरियार काशी यानी बनारस की यात्रा में गए हुए थे, काशी जिसे हिंदू धर्म की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, वहां उन्होंने देखा कि धर्मशाला आदि में निःशुल्क भोजन सिर्फ उच्च जाति, उसमें भी उच्च वर्ण के ब्राह्मणों के लिए है, जबकि अन्य हिंदू जातियां इससे वंचित थी। 25 वर्षीय युवक रामास्वामी काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वहां ब्राह्मणवादी सोच और भुखमरी, वेश्यावृत्ति और गंगा में बहते शवों की दृश्य ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। दोस्तों, उस युवक रामास्वामी को कुछ दिनों तक भूखे रहना पड़ा। उन्होंने पेट की भूख मिटाने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया, कंधे पर एक यज्ञोपवीत डाला और धर्मशाला में भोजन करने पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी मूंछों ने धोखा दे दिया। द्वारपाल को जैसे ही आवाज हुआ कि यह किसी अन्य जाति का है तो उसे वहां से धक्का मारकर बाहर कर देते हैं। उनके नौजवान रामास्वामी फेंके हुए झूठी भोजन खाते हैं। काशी में हुए इस अपमान ने पेरियार के हृदय में गहरे जख्म कर दिए और ये अनुभव उन्हें धार्मिक विश्वास से नास्तिकता की ओर ले गया। दोस्तों, सच कर दे कि एक तरफ भगवान के नाम पर सबको बराबर बताया जाता है और दूसरी ओर उसी भगवान के दरवाजे पर जाति की दीवार खड़ी कर दी जाती है। ये पाखंड पेरियार को अंदर तक झकझोर गया। यहीं से इनके मन में सवाल और भी मजबूत हो गए। अगर इंसान को इंसान मानना है तो धार्मिक ढोंग और जातिगत भेदभाव को तोड़ना ही होगा। अब कांग्रेस से उनका मुंह भंग हो चुका था और वर्ष 1925 में कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। वो समझ गए थे उनकी असली लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि समाज के उन ढांचों से है जो इंसान को इंसान नहीं बनने देते। इसलिए उन्होंने पितृसत्ता और जाति व्यवस्था पर गहरी चोट करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में औरत को हमेशा दूसरी लाइन में खड़ा किया गया। घर के अंदर हो या बाहर, पुरुष को हर जगह मालिक और औरत को सिर्फ अधीन माना गया। इसी को कहते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था, यानी वो सिस्टम जिसमें पुरुष का वर्चस्व चलता है। पेरियार ने इस व्यवस्था को खुलकर चुनौती दी। उनका मानना था कि जब तक औरत को बराबरी का हक नहीं मिलेगा तब तक समाज तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने उस समय की बुराइयों पर सवाल उठाए। क्यों एक औरत को शादी के बाद अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं है? क्यों विधवा होते ही महिलाओं की दुनिया अंधेरे में धकेल दी जाती है? पेरियार कहते थे कि समाज ने औरतों को देवी का दर्जा तो दिया, लेकिन असलियत में उन्हें इंसान तक नहीं माना। देवी बनाकर पूजने की जगह बराबर का इंसान मानना ज्यादा जरूरी है। यही वजह था कि पेरियार ने स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह और स्त्रियों के अधिकार की खुलकर वकालत की। उनका कहना था कि अगर समाज सच में आगे बढ़ना चाहता है तो महिलाओं को कैद से बाहर निकालना होगा। सोच कर देखिए, जिसे आप अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं, जब एक लड़का एक लड़की के घर बारात लेकर जाता है, उसमें भी 150-200 लोगों को, एक लड़की का पिता अपनी सारी जीवन की कमाई एक झटके में सिर्फ इसलिए खत्म कर देता है क्योंकि उसकी बिटिया अपने ससुराल में खुश रहे। उसके बाद उन बारातियों की बदतमीजियों को सहन करता है, अच्छे खाने पीने का बंदोबस्त करेगा ताकि बारातियों को किसी चीज की कमी नहीं हो, महंगे सजावटी तत्वों को लगवाता है। एक लड़की का पिता यही नहीं रुकता, दूल्हे के हर नखरे को उठाता है ताकि उसकी बिटिया उसके साथ खुश रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? लड़की जैसी ससुराल जाती है उसके साथ वहाँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। दहेज में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाने की बहू ने दहेज में बहुत सारे सामान लाई थी, हमारे बेटे का पाला किसी भिखमंगे परिवार से पड़ गया है। इन सारे भेदभाव को एक लड़की सहती रहती है। उसके बाद भी लड़की खुद को इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढालती है। मैं एक लड़का हूँ, शायद इसलिए किसी और की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कभी नहीं ढल सकता। दोस्तों, उसके बाद भी एक लड़की को ये कहकर भेजा जाता है कि जाओ, उस घर से हमें किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। उसके
उसके बाद भी एक लड़की और उसके पिता को लगता है कि ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जबकि संस्कृति के नाम पे उसके साथ भेदभाव हो रहा होता है। याद रखिए, एक पूरी का कर्मकांड अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, और यही हुआ महिलाओं के साथ। दोस्तों, अगर किसी इंसान को हर वक्त बताया जाए कि वो छोटी जाति का है, उसका काम सिर्फ दूसरों को सेवा करना है, वो कभी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, कभी इज्जत से नहीं जी सकता, तो उसकी आत्मसम्मान आखिर जाएगा कहाँ? यही सवाल पेरियार के दिमाग में गूंजता रहा, और इसी सवाल से जन्म हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का। इस आंदोलन का मकसद साफ था, हर इंसान को जाति, धर्म, लिंग की बेड़ियों से आजाद कराना होगा। लोगों को ये एहसास दिलाना कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत खुद करनी पड़ती है। पेरियार कहते थे, जो इंसान खुद को नीचा समझेगा, समाज उसे दबा कर रखेगा, लेकिन जो इंसान अपनी कीमत समझ ले, उसे कोई ताकत झुका नहीं सकती। और यही सोच उन्हें ले गई रेशनलिज्म यानी तर्कवाद की ओर। उन्होंने साफ कहा, समाज को आगे बढ़ना है तो अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और झूठे कर्मकांड को छोड़कर तर्क और विज्ञान को अपनाना होगा। वो पूछते थे, अगर भगवान सच में न्यायप्रिय है तो फिर जाति का जन्म क्यों होता है? अगर पूजा से ही सब कुछ मिलता है तो गरीब क्यों गरीब रह जाता है? सोच कर देखिए, ऐसे सवाल उस दौर में पूछना समाज के लिए जबरदस्त झटका था। पेरियार ने समझाया कि इंसान की तरक्की का रास्ता मंदिर के दरवाजे से नहीं, बल्कि स्कूल और शिक्षा के दरवाजे से होकर जाता है, और यही थी उनकी असली क्रांति। खुद पर भरोसा रखो, सवाल पूछो और अपनी इज्जत खुद हासिल करो। तो दोस्तों, आप ही बताइए, पेरियार को सिर्फ नास्तिक के रूप में स्थापित करना कितना सही है? क्योंकि उनसे बड़ा तर्कशील व्यक्ति तो कोई कैसे हो सकता है, जो जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ललकारा। वे सिर्फ किसी गौर ईश्वर के होने को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन पर सवाल किए। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें सिर्फ नास्तिक कहना उचित होगा, वो एक रैशनलिस्ट एथिस्ट थे। अब जरा सोचिए, 1879 से 1973 तक का उनका सफर सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे समाज का था। टीवी रामास्वामी पेरियार, जिन्हें दुनिया पेरियार के नाम से जानती है, 20वीं सदी के उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने सच में समाज को आईना दिखाने का काम किया। पेरियार को लोग सिर्फ एक नेता नहीं मानते थे, बल्कि एक विचारक, लेखक और एक ऐसे स्पीकर के तौर पे देखते थे जिनके सवालों से समाज की नींव हिल जाया करती रही। यूरोप जैसे वाल्टेयर को एक क्रांतिकारी दार्शनिक कहा जाता है, वैसा स्थान भारत में पेरियार को मिला। उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर किसी समाज को आधुनिक बनना है तो जाति, धर्म, अंधविश्वास और बेमतलब की परंपराओं को खत्म करना ही होगा। और यही वजह है कि जून 1970 में यूनेस्को ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, पेरियार आधुनिक युग के मसीहा हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के सुकरात हैं, समाज सुधारक आंदोलनों के पितामह हैं, और सबसे बढ़कर वो इंसान है जिसने अज्ञानता और पूरियों से लड़ने में अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। 1973 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन सच कहें तो पेरियार जैसे लोग कभी नहीं मरते। उनके विचार, उनके सवाल और उनकी सोच आज भी जिंदा है, और हर उस इंसान को रास्ता दिखाते हैं जो बराबरी और इंसाफ की तलाश में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, ताकि और लोग भी पेरियार जैसे क्रांतिकारियों के बारे में जान सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सच बातें जितनी ज्यादा फैलेगी उतना ही समाज बदलेगा। और हाँ, ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।